नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, नेपाल की राजनीति में इस समय चुनाव, जेनजी आंदोलन और एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री तीनों मिलकर बड़ा सवाल खड़ा किए हुए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शॉट लाइक द एनिमीज इनसाइड नेपाल्स जेनजी अपराइजिंग सामने आते ही इसे पत्र लिखकर हटाने का निर्देश दिया गया। सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर डॉक्यूमेंट्री में तथ्य गलत है तो उनका जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए था, लेकिन हटाने की चेतावनी ही दी गई, खास करके चुनाव आयोग द्वारा प्रेस काउंसिल को। चुनाव नज़दीक है, सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। पीटर वन कॉल साइन और तत्कालीन आईजीपी का नाम सामने आ रहा है। उस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार अगर गोली चलाने का आदेश सुरक्षा समिति से आया था तो उस समिति में कौन कौन था, लोग अब जानना चाहेंगे। क्या राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार था? यही वे सवाल है जो चुनावी माहौल को असहज कर सकता है। आयोग को शायद रिपोर्ट की सामग्री से ज़्यादा उसके समय से डर है। होना भी स्वाभाविक है। एक ऐसा समय यह प्रसारित किया गया है जो चुनाव को थोड़ा सा असर तो जरूर कर सकता है, इसलिए चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। लेकिन अब सवाल क्या है कि जितने लोगों को देखना था वो सब देख लिया, जितने को सुनना था वो सब सुन लिया और जनता में प्रचार हो गया, तो अब हटाने से क्या फायदा है? ठीक है, नेपाल में चुनाव नज़दीक आते ही अचानक इस वीडियो से सत्ता घबरा गई। सवाल है, क्या डॉक्यूमेंट्री से चुनाव ज़्यादा खतरनाक है या फिर नेताओं को अपने ही फैसलों से डर लगने लगा है? आज हम सीधी बात करेंगे, नाम भी आएंगे और सवाल भी। आइए हम कई सेगमेंट में बात करते हैं। नेपाली नेता खुद पर चुप और दूसरों पर आक्रामक। नेपाली नेताओं की सबसे बड़ी खासियत यही है, अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखेगी, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। विरोधी दल भ्रष्ट है, मीडिया विदेशी एजेंडा चला रहा है, युवा आंदोलन बाहरी ताकतों से प्रेरित है, लेकिन जब सवाल खुद पर आता है तो तुरंत राष्ट्रवाद की ढाल उठा ली जाती है और राष्ट्रवाद का मुद्दा सामने लाया जाता है। वही रवि लामेछाने जब शुरुआती दौर में निकले तो क्या क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे थे, जो रवि लामेछाने चैलेंज ही दे रहे थे कि कहाँ कूड़ा करने हो, भारत में करने हो कि बॉर्डर में करने हो। लेकिन वही रवि लामेछाने जब अब देश दौरा कर रहे हैं, उनकी पार्टी अब आगे आ रही है, तो इस चुनाव में उनके मुंह से बकार नहीं निकलता है और वो अपने को संयमित रखने हुए हैं। इतना ही नहीं, बालेन जिसको कि प्रधानमंत्री के रूप में लाया गया है, वो भी काठमांडू मेयर के पद से तो बहुत कुछ किए, लेकिन अब जब राष्ट्रीय नेता का छवि लेकर गए हैं तो कहीं भी भारत के विरोध में या भारत का नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री में तथ्य लगता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन हटाने की मांग की गई है। क्या सच इतना कमज़ोर है? जी हाँ, लेकिन लोग तो पूछेंगे अब कि गोली किसने चलवाई। डॉक्यूमेंट्री में पीटर वन कॉल
साइन का जिक्र आता है, तत्कालीन आईजीपी का नाम सामने आता है। कहा जाता है कर्फ्यू के 10 मिनट बाद आवश्यक बल प्रयोग का आदेश दिया गया। अब सीधा सवाल, आदेश किसने दिया? सुरक्षा समिति में कौन कौन था? क्या राजनीतिक नेतृत्व अनजान थे? अगर सब कुछ नियम के अनुसार हुआ तो कार्की आयोग की रिपोर्ट का समय क्यों बढ़ा दिया गया? क्यों नहीं उसको सार्वजनिक किया गया? आइए आगे हम अब बात करते हैं कि केवल कार्की आयोग ही क्यों, लाल आयोग क्यों नहीं? लाल आयोग की फाइलें क्यों बंद है? ये तो पुरानी रोग है नेपाल की। जेनजी आंदोलन के बाद बना कार्की आयोग, मधेश आंदोलन के बाद बना लाल आयोग, दोनों की रिपोर्ट आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों? क्या उनमें बड़े नाम हैं? क्या उनमें सत्ता के शीर्ष जिम्मेदारी आती है? अजीब बात देखिए, अब जनता सड़कों पर थी तब संविधान बचाओ का नारा था, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो वही नेता चुप हो जाते हैं। पुराने मसीहा भी खामोश और नए युवा नेता भी चुप्पी साधते हैं। चयनात्मक आक्रोश और राजनीतिक परिपक्वता, इस पर हम बात करेंगे। 9 और 10 सितंबर की घटनाओं पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। कार्की आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी सही है, लेकिन संविधान जारी होने से पहले मधेश में हुई हत्याओं पर चुप्पी क्यों? लाल आयोग की रिपोर्ट पर मौन क्यों? पुराने मसीहा हो या नए युवा नेता, सभी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दे उठाते दिखते हैं। यह दर्शाता है कि नेपाल में न्याय से ज़्यादा राजनीति का अहम भूमिका है। यह चयनात्मक क्रांति क्यों? अब क्या बीबीसी से अमेरिका की सरकार बन जाएगी? कुछ लोग विदेशी मीडिया नेपाल की राजनीति बदलना चाहते हैं। तथ्य साफ है, विदेशी ब्रिटेन का सार्वजनिक प्रसारक है। यह अमेरिका की संस्था नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक गैंग इस पर साफ काम कर रहा हो। लेकिन हम यह बता दें कि नेपाल की सरकार चलती है नेपाल में संसदों की, जो संसद में संसदों की संख्या है उसके आधार पर। लंदन के स्टूडियो से नेपाल की सरकार नहीं चलती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित जरूर होती है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना साजिश नहीं होता। क्या नई पार्टियां जो है आ रही है वह भारत विरोधी हो सकती है? बहुत से लोग पूछ रहे हैं, अगर रासपा आ गई तो क्या भारत के खिलाफ जाएगी? अब तक के सार्वजनिक बयानों में खुला भारत विरोध कहीं नहीं दिखता है महोदय। नेपाल की विदेश नीति हमेशा संतुलन की रही है। भारत और चीन के बीच भी यह संतुलन बनाए रखा है। चुनाव में राष्ट्रवाद की भाषा तेज जरूर होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद नीति अक्सर व्यावहारिक हो जाती है। और यही कारण है कि रवि लामिछाने और बालेन अब इतना सतर्क हो गए हैं। उनकी जो मनोभावना है और जो खबर आ रही है वो भारत से अपना संबंध सुधार कर और उसके साथ अच्छा से काम करने की ओर अपनी मनोभावना व्यक्त कर रहे हैं। डर का माहौल बनाकर वोट लेना आसान है, लेकिन विदेश नीति नारे से नहीं चलती। अब असली डर क्या है? नेताओं को बीबीसी से डर नहीं है, डर है पारदर्शिता से, आयोग की रिपोर्ट से, जनता के सवाल से। नेपाली राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है, आत्ममंथन नहीं है, सिर्फ आरोप। अगर गोली चलाने का फैसला सही था तो रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। अगर संविधान न्यायपूर्ण है तो मधेश के जख्मों पर भी आवाज उठनी चाहिए। अगर लोकतंत्र मजबूत है तो एक डॉक्यूमेंट्री से क्यों कांपता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। नेपाल को विदेशी मीडिया नहीं,
हिला सकता। नेपाल को हिलाता है अपनी ही संस्थाओं का डर, अपनी ही राजनीति की कमजोरी। जब तक नेता अपनी गलती स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, तब तक हर सवाल विदेशी साजिश ही दिखेगा। चुनाव आएंगे, सरकारें बदलेगी, लेकिन अगर सच दबता रहा तो गुस्सा खत्म नहीं होगा। और याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज है विपक्ष की भूमिका नहीं है, बल्कि जवाबदेही से भागती सत्ता होती है। इसलिए सत्ता को हमेशा सतर्क और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, आपने सुना बीबीसी का इस रिपोर्ट पर हमारी क्या है प्रतिक्रिया। आपको कैसा लगा? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं और देखते रहें हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब पर। यह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।